हेलो स्टूडेंट्स, 2 लेक्चर हम लोग रिफ्रैक्शन की पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करें उसका नेक्स्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा। हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हमने स्नेल्स लॉ देखा, हमने ये देखा कि किसको हम लोग डेंसर मीडियम बोलते हैं, किसको रेरर मीडियम बोलते हैं। हमने क्रिटिकल एंगल के बारे में देखा, इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा, ब्रूवेस्टर्स एंगल देखा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा, डेविएशन देखा, बहुत कुछ हमने देखा। ठीक है, ये जो था ये रिफ्रैक्शन के लिए था, रिफ्रैक्शन के लिए था, और ये हमेशा एप्लीकेबल होगा, चाहे रिफ्रैक्शन चाहे प्लेन सरफेस से हो रहा हो या रिफ्रैक्शन कर्व्ड सरफेस से हो रहा हो, प्लेन से हो या कर्व से हो, ये सारी बातें हमेशा एप्लीकेबल होंगी, चाहे प्लेन से हो चाहे कर्व से हो। वो अलग बात है कि मैंने इन सबको समझाने के लिए प्लेन सरफेस का सहारा लिया, लेकिन वो एप्लीकेबल दोनों के लिए होगा, चाहे प्लेन हो चाहे कर्व हो। ठीक, अभी तक। लेकिन आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेनली हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस की। अब हम लोग इस थर्ड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस की। अच्छा, लास्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन था कि डेविएशन और के बीच में ग्राफ था, के μ1/μ2 था, ये μ1 है और ये μ2 है। तो इस ग्राफ को देख के बताना था k1 कितना होगा, k2 कितना होगा, θ1 और θ2 कितना होगा, ये हमें बताना था। ठीक है, तो इसको मैं आज की क्लास के एंड में मैं इसको डिस्कस कर लूँगा। आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। इसको देखते हैं क्लास के एंड में। अभी हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस की। ठीक है, तो ठीक है, इस रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स से ये सरफेस 2 मीडियम को अलग कर रहा, नीचे क्या है, सरफेस 2 मीडियम को अलग कर रहा। लेट्स से नीचे ग्लास है और ऊपर एयर है। यहाँ पे लाइट रे गिर रही, ये लाइट रे गिर रही, बंडल ऑफ लाइट रे गिर रही। बंडल ऑफ लाइट रेज को हम बीम बोलते हैं। अ सर्कुलर बीम ऑफ लाइट ऑफ डायमीटर d फॉल्स ऑन द प्लेन सरफेस ऑफ ग्लास पे गिरी। सर्कुलर बीम का मतलब बंडल ऑफ बीम, कई सारी लाइट रेज है, कई सारी लाइट रे गिर रही, और इस लाइट रे का जो क्रॉस सेक्शन है इस लाइट रे का जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। बंडल ऑफ लाइट रेज, इन बंडल ऑफ लाइट रेज का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, सर्कुलर, तो इसको बीम बोलते हैं, कई सारी लाइट रे बीम। और इसका डायमीटर जो है वो d है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो d है। इसका मतलब अगर ऐसे गिर रही, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करूँ, तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस कितना होगा, d। और इस क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो दे रखा है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू दी हुई है कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब ये लाइट रे, तो अब इसलिए इंसिडेंट रे कहलाएगी, ये इंसिडेंट बीम कहलाएगी, और इंसिडेंट बीम का जो डायमीटर है वो d है, सर्कुलर है। अब ये लाइट रे फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा, एयर से ग्लास में जाएगी। तो पूछा है कि जब ये लाइट रे ग्लास में जाएगी तो उसका डायमीटर कितना होगा। सोचो, वीडियो को रोक के सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, बताओ कि जब ये लाइट रे ग्लास में एंटर करेगी तो इस बीम का डायमीटर बदल कर क्या हो जाएगा, और सोचो क्या बदलेगा। सबसे पहली बात, क्या बदलेगा, और बदलेगा तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं करता हूं इसको। हमें ऐसा लगता है कि जब लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी तो ऐसा फील होता है कि डायमीटर में कोई चेंज नहीं होगा, जबकि बिल्कुल गलत है, डायमीटर बदलेगा। ऐसा लगता है कि डायमीटर नहीं बदलेगा, जबकि भी मैं दिखाने जा रहा हूं कि डायमीटर बदलेगा। ये लाइट रे एयर से ग्लास में गई, रेरर से डेंसर में गई, तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। पहले डायमीटर ये d था, अब इसका जो डायमीटर होगा वो यहाँ देखें, अब इसका डायमीटर जो होगा वो d डैश होगा। फिगर से शायद तुमको फील आ रहा होगा कि डायमीटर बदल गया, डायमीटर बढ़ गया होगा, अभी मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है, और ये एंगल जो है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r कहलाएगा, r। ठीक है, इस पॉइंट को मैं a नाम दे रहा, इस पॉइंट को मैं b नाम दे रहा। ठीक है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये एंगल 30 होगा, तो ये एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। तो इस तरह से ये एंगल 60 डिग्री आया। ठीक, हाँ, तो ये 60 डिग्री हुआ। सिमिलरली ये एंगल r, तो ये एंगल 90 माइनस r, और ये एंगल 90 माइनस r, तो ये जो एंगल होगा वो r होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एंगल r के इक्वल हुआ। ठीक, d दिया है, d डैश निकालना है।
उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा, नहीं ट्राई किया तभी मौका है, आप वीडियो को रोक के ट्राई कर सकते हैं। मैं इस ट्रायंगल की अगर बात करूं तो इस ट्रायंगल में जो cos 60 होगा, cos 60 वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल का बेस जो है वो d है और हाइपोटेन्यूज AB है, तो cos 60 क्या होगा, d अपॉन AB। अब मैं इस नीचे वाले ट्रायंगल की बात करूं तो इस नीचे वाले ट्रायंगल में cos r देखें तो cos r जो होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, बेस कितना है d डैश और हाइपोटेन्यूज जो है वो AB है, बेस d डैश है, हाइपोटेन्यूज AB है, डिवाइड कर देंगे तो d डैश अपॉन d, AB कैंसिल हो जाएगा, तो d डैश अपॉन d इज इक्वल्स टू cos r अपॉन cos 60। बस यहाँ पे d क्वेश्चन में गिवन है, d डैश निकालना है तो उसके लिए पहले r निकालना पड़ेगा। तो r कैसे निकालेंगे, स्नेल्स लॉ की हेल्प से हम लोग r निकाल सकते हैं। स्नेल्स लॉ μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r, तो एयर sin 60 मतलब 1 sin 60 इज इक्वल्स टू 1 sin 60 इज इक्वल्स टू म्यू साइन r, और म्यू दे रखा है 3/2, यहाँ म्यू 3/2 दे रखा है, तो इससे r साइन r निकल जाएगा, साइन r से कॉस r निकल जाएगा, उस कॉस r को यहाँ पुट कर देंगे, निकल जाएगा d डैश। एकदम क्लियर दिख रहा है कि d डैश जो है वो d के इक्वल नहीं है। अरे r 60 के इक्वल नहीं है, r 60 से कम है तो d डैश भी d के इक्वल नहीं होगा। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम सॉल्व करोगे तो d डैश की जो वैल्यू आएगी, d डैश की जो वैल्यू आएगी वो d से डिफरेंट आएगी, d से डिफरेंट आएगी। ठीक है, ये हो गया, d डैश की वैल्यू d से ज़्यादा आएगी। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन सॉल्व करने से पहले हमें लगता है कुछ लोगों को डायमीटर नहीं बदलेगा, जबकि डायमीटर बदल गया। अच्छा, वैसे एक बात मैं बताऊं कि अगर ये इंसिडेंट बीम जो है अगर वो सर्कुलर है तो रिफ्लेक्टेड बीम परफेक्ट सर्कुलर नहीं रह जाती सर्कुलर, लेकिन इसको हम लोग सर्कुलर मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर्कुलर मान के ही d डैश सॉल्व किया, लेकिन वो परफेक्ट सर्कुलर नहीं रह जाता। क्यों नहीं रहता, तुम सोचो अपना क्यों नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, ये दो प्लेन सरफेस है और ये दोनों प्लेन सरफेस आपस में पैरेलल हैं। दो, पहली बात प्लेन है और दोनों आपस में पैरेलल। ये फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, थर्ड मीडियम, इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ये लाइट रे μ1 से μ2 होती हुई μ3 में गिरी, ये नॉर्मल है। ये जो लाइट रे गिरी इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे θ1 है, और लेट्स से यहाँ पर जब लाइट रे पहुंची तो उसका ये एंगल कितना है, θ2। अब बताओ, अगर ये एंगल θ2 है तो ये एंगल कितना होगा, बिल्कुल सही सोचा, θ2 होगा। क्यों होगा θ2, ये सरफेस और ये सरफेस पैरेलल है तो इनका नॉर्मल भी पैरेलल होगा, और नॉर्मल पैरेलल हुआ तो ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल θ2। और लेट्स से ये जो एंगल है वो कितना है, θ3, ये एंगल θ3 है। अब अगर मैं ये बताओ, अगर μ1 दिया हो, μ2 है, लेकिन μ2 कितना है वो नहीं पता, μ1 दिया है, μ3 दिया है, θ1 दिया है, तो क्या तुम θ3 निकाल सकते हो। μ3 है लेकिन नहीं पता, सॉरी μ2 है लेकिन नहीं पता कि μ2 कितना है, बस μ2 है, μ1 दिया है, θ1 दिया है, μ3 दिया है, तो क्या तुम θ3 निकाल सकते हो। सोचो, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, मैं दिखाने जा रहा हूँ। अगर इनके बीच में मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो इनके बीच का जो स्नेल्स लॉ आएगा वो क्या आएगा, μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाता हूँ तो μ1 sin θ1 इज इक्वल्स टू μ2 sin θ2 होगा। सिमिलरली अब इसके बीच में और इसके बीच में स्नेल्स लॉ लगाऊं तो क्या होगा, μ2 sin θ2 sin θ2 इज इक्वल्स टू μ3 sin θ3 हो गया, ये हो गया। तो ये आ गया। अब ये देखो, ये इसके इक्वल मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, इसका मतलब μ1 sin θ1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, μ3 sin θ3। μ1 sin θ1 इज इक्वल्स टू μ3 sin θ3 होगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन तभी एप्लीकेबल, जो ये मैंने लिखा ये तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों सरफेस आपस में क्या हो, दोनों प्लेन हो और आपस में क्या हो, पैरेलल। दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन ऑल सरफेसेस आर प्लेन एंड पैरेलल टू ईच अदर, प्लेन एंड पैरेलल टू ईच अदर, तब जाके ये चीज एप्लीकेबल हो पाएगी। तो इसको होने के लिए इस एंगल को इक्वल होना पड़ेगा, और ये एंगल इक्वल तभी होगा जब ये प्लेन और ये प्लेन आपस में क्या हो, पैरेलल। ठीक है, नोट्स बनाना है आपको। जब भी नोट्स बनाना है तो आपको वीडियो को रोक के, अगर आप मेरे पढ़ाते नोट्स बना पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बना पाए तो वीडियो को रोक के आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे, थोड़ा सा अपना लिखने की स्पीड भी आप फास्ट करेंगे। हाँ, चलो मान लो लेट्स से इस क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है, मान लो किसी क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि लेट्स से ये एंगल गिवन है 30 डिग्री,
मान लो कि क्वेश्चन में मैं अब एक नई बात कर रहा हूँ, नई बात क्या भाई, मान लो क्वेश्चन में ये एंगल गिवन है 30 डिग्री और ये एंगल भी गिवन है 60 डिग्री, ये दिया है, गिवन है, ठीक है, μ1 दिया है, ये एंगल दिया है, μ2 μ3 सब गिवन है, यहाँ का एंगल 30 और यहाँ का एंगल कितना 60, ये पूरा फिगर दिया हुआ है, 30 60 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट से ये वही μ1 है, ये वही μ1, ये लाइट रे वैसे ही आ रही है जैसे यहाँ आ रही थी 30 डिग्री 30 डिग्री, ये वही μ1, ये वही लाइट रे, ये वही एंगल 30 डिग्री, बस फर्क है कि यहाँ पे μ2 है और यहाँ μ2 नहीं, सीधे यहाँ पे μ3 है, μ1 से सीधे μ3 है, बीच में μ2 नहीं। अगर बीच में μ2 नहीं तो अब ये लाइट रे डायरेक्ट μ1 से जब μ3 जाएगी तो बताओ ये एंगल कितना होगा। अगर यहाँ 30 और यहाँ 60 है μ2 के रहते हुए, अगर μ2 ना हो, ये वही μ1 ये वही μ3, अगर μ2 ना हो तो बताओ, जल्दी बताओ ये एंगल कितना होगा। अगर यहाँ 60 था तो सोचना तुम्हें कि यहाँ 60 होगा या कुछ और होगा, 60 या कुछ और, बिल्कुल सही सोचना। ऑब्वियसली यहां भी जो एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। कैसे, देख लो कैसे, अगर मैं लगाऊं यहाँ अभी जो ऊपर पढ़ा μ1 sin θ 1 इक्वल टू μ3 sin θ 3 से लगाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, μ1 sin 30 इज इक्वल टू μ3 sin 60। अभी क्वेश्चन में गिवन है, ये चीज तो गिवन है, तो अभी μ1 sin θ 1 इक्वल टू μ3 sin θ 3 से ये हो गया इसका ये। यहाँ पे मैं स्नेल्स लगाऊं, स्नेल्स लॉ क्या होगा, μ1 sin i, μ1 sin i, मुझे एंगल निकालना है, मुझे एंगल निकालना, देखना है कि r कितना होगा, मुझे जानना है कि r 60 होगा कि नहीं होगा, यही तो चेक करना है। अगर यहाँ 60 है तो r 60, ये अगर 60 दिया है तो r 60 होगा कि नहीं होगा। स्नेल्स लॉ μ1 sin 30 इक्वल टू μ3 sin r, ये लगाया मैं स्नेल्स लॉ, मुझे इस r की वैल्यू निकालनी है। ये फर्स्ट इक्वेशन इस फिगर से आया, सेकंड इक्वेशन इस फिगर से आया, कंपेयर करो दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम, तो राइट हैंड साइड सेम होगा, और राइट हैंड साइड सेम तभी होगा जब r इक्वल टू कितना हो, 60 डिग्री। तो इससे प्रूफ होता है कि जो r की वैल्यू आई वो कितनी हुई, 60। तो μ2 के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, μ2 है तो μ3 में एंगल कितना है 60, μ2 नहीं है तो भी μ3 में एंगल कितना होगा 60 डिग्री। ठीक, तो यहां से यहां पहुंचे, चलो ठीक है। अब एक नई बात कर रहा हूं, क्लियर है ये बात ये। अब तुम मुझे ये बताओ कि लेट से क्वेश्चन में अब मेरी बात सुन, लेट से कि क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है, इस बार क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। कह रहा है कि μ1 में 30 पे आया और μ3 में 60, ये क्वेश्चन गिवन है और यहां से हम लोग को यहां पहुंचना है, ये गिवन है, यहां से यहां पहुंचना है कि μ1 में 30 और μ3 में कितना 60, ऐसा दिया है। तो पूछा है अब बीच में यहां μ2 आ गया और लाइट रे 30 डिग्री पे गिरी, तो बताओ इस लाइट रे क्या होगा। जब μ2 नहीं था तो ये फिगर था, μ2 आ गया, अब इस लाइट रे क्या होगा। सही सोच रहे हो, लेकिन इस लाइट रे की μ2 के आने से दो पॉसिबिलिटी बनती है, दो संभावना बनती है, दो पॉसिबिलिटी बनती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि क्या पता लाइट रे का यहीं पर क्या हो जाए, TIR, लाइट रे μ3 में पहुंचे ही ना, क्या पता μ2 के आने से यहीं पे इस लाइट रे क्या हो जाए, TIR। बिल्कुल इस बात की संभावना है, पॉसिबिलिटी, कंफर्मेशन नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि लाइट रे उसी मध्य में लौट जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। और अगर यहाँ पे TIR होने से बच गया, किसी कारण से अगर यहाँ पे TIR नहीं हुआ, भाई TIR होने के लिए एंगल को क्रिटिकल एंगल से क्या होना पड़ेगा, ज्यादा, और मान लो कि एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या है, कम। अगर यहाँ पे TIR नहीं हुआ, अगर यहाँ पे TIR होने से बच गया, तब तो कंफर्म है कि लाइट रे μ3 में जाएगी और कितने एंगल पे जाएगी। अगर यहाँ 60 है तो यहाँ कितना होगा 60। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि μ2 के आने से या तो यहाँ TIR होगा, और अगर यहाँ TIR होने से बच गया तो कंफर्म μ3 पे जाएगा, और वो μ3 पे कितने एंगल पे जाएगा, 60 डिग्री पे जाएगा। ठीक, बस यही था। अब एक इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जो IIT में आ चुका है पहले। ये क्वेश्चन पहले IIT में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये नीचे ग्लास है और ऊपर एयर है, यहाँ ग्लास, यहाँ पे एयर, यहाँ लाइट रे गिरी और इस लाइट रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा, ठीक है। तो बताओ, तुम बताओ पहले कि अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो जब लाइट एयर में जाएगी तो कितने एंगल पे निकलेगी,
एयर में कितने एंगल पे निकलेगी? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग कि अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो एयर में जब निकलेगी कितने एंगल पे निकलेगी? 90 पे निकलेगी। अब इस क्वेश्चन में कह रहा कि अब इस ग्लास के ऊपर हमने कुछ वाटर डाल दिया, इस ग्लास के ऊपर हमने कुछ वाटर डाल दिया। चलो ये वाटर आ गया, ये मान लो कि इतना वाटर आ गया, ग्लास के ऊपर वाटर, अब यहां पे एयर है। अब लाइट, अभी भी लाइट वैसी आ रही है, लाइट तो वैसी ही आ रही है जैसे आ रही थी, बस अब हमने ग्लास के ऊपर ऑयल डाल दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो वही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बस हमने उसके ऊपर ऑयल डाल दिया, सॉरी वाटर डाल दिया। अब ये लाइट रे ग्लास से वाटर होते हुए एयर में जाएगी। तो बताओ जब ये एयर में निकलेगी तो कितने एंगल पे निकलेगी? जब वाटर नहीं था तो एयर में एंगल क्या था? 90। अब वाटर हो गया तब एयर में एंगल कितना होगा ये पूछा है। जवाब दो, जवाब दो। ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, क्या होगा आंसर? अभी लाइट रे ग्लास से वाटर, वाटर से एयर, वाटर नहीं था तो 90 था, वाटर है तो अब एंगल कितना होगा? बिल्कुल सही सोचा आपने, एंगल कितना होगा? 90। वही पुरानी बात अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वाटर के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं था तो 90 था, है तो भी एयर में जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90। ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़े, अब बात करेंगे हम लोग लेटरल शिफ्ट की। लेटरल शिफ्ट, एक लाइट रे की लेटरल शिफ्ट, क्या होता है लेटरल शिफ्ट? पहले ये देखें, ये यहाँ पे 4 मीडियम है, ये सारे सरफेस आपस में क्या है? पैरेलल। ये लाइट रे μ1 से μ2 होती हुई μ3 में, फिर μ4 में गई, μ4 में गई। तुम बताओ अगर μ4 और μ1 बराबर है, अगर ये पहला मीडियम और ये फोर्थ मीडियम सेम है, मीडियम सेम है तभी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? सेम। अगर फर्स्ट मीडियम और फोर्थ मीडियम सेम है तो θ4, थीटा, अगर ये θ1 है तो θ4 इक्वल टू कितना होगा? जल्दी बताओ क्या होगा? हमें पता है कि μ1 sin θ1 इक्वल्स टू μ4 sin θ4 होगा, और जैसा कि गिवन है कि μ4 और μ1 बराबर हैं, अगर μ4 μ1 बराबर हैं तो θ4 इज इक्वल्स टू θ1 होगा, और θ4 और θ1 अगर इक्वल होंगे तो क्या ये फर्स्ट लाइट रे और ये फोर्थ लाइट रे क्या आपस में पैरेलल होगी? फर्स्ट मीडियम की लाइट रे और फोर्थ मीडियम की लाइट रे क्या आपस में पैरेलल होगी? जवाब दो, देखते हैं। तुम ये देखो, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल तो आपस में पैरेलल होंगे ही, और इस नॉर्मल से इस फर्स्ट लाइट रे का एंगल कितना है? θ1, और इस नॉर्मल से इस फोर्थ लाइट रे का भी एंगल कितना हो चुका है? अब कितना हो चुका है? θ1। तो ये भी θ1, ये भी θ1, तो एकदम क्लियर है कि फर्स्ट लाइट रे और फोर्थ लाइट रे आपस में क्या होंगे? पैरेलल, आपस में पैरेलल होंगे। ये तभी संभव हो पाया जब पहला मीडियम और ये फोर्थ मीडियम क्या है? सेम, तब जाके ये पॉसिबल हो पाया, ये पैरेलल हो गया, ठीक। तो याद रखना, पैरेलल तब, ऐसा नहीं कि पैरेलल सिर्फ तभी होगा जब मीडियम सेम हो, दो बातें हैं। जब पैरेलल तभी होगा जब सारे सरफेस आपस में क्या हो? पैरेलल, सरफेस क्या हो? पैरेलल, और मीडियम क्या हो? सेम, तब इस मीडियम की और इस मीडियम की लाइट रे आपस में पैरेलल होगी, और इनके बीच का, इन दोनों लाइट रे के बीच का ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कहलाता है लाइट रे की लेटरल शिफ्ट। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेटरल शिफ्ट कहलाता है। तो फिगर अच्छे से नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। ये था हमारा लेटरल शिफ्ट, मीडियम सेम, लाइट रे आपस में पैरेलल, ठीक है, बहुत अच्छे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे बेस्ड, लेटरल शिफ्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, एक शिफ्ट निकालते हैं, देखते हो शिफ्ट क्या है। ये देखो, ये ग्लास स्लैब है, ये एक ग्लास स्लैब है, यहाँ पे एक लाइट रे गिरी जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? आई। इस ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है? टी। इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया, ये नॉर्मल है, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ठीक है। लाइट रे कहाँ से कहाँ, अगर बाहर का मीडियम नहीं दिया है तो अपने मन से हम लोग बाहर का मीडियम क्या मानेंगे? एयर। तो लाइट रे एयर से ग्लास जाएगी और फिर ग्लास से एयर जाएगी, एयर से ग्लास जाएगी और फिर ग्लास से एयर जाएगी। तुम बताओ मुझे, क्या ये लाइट रे और ये लाइट रे, ये फर्स्ट लाइट रे और ये थर्ड लाइट रे क्या आपस में पैरेलल होगी? बिल्कुल, क्योंकि इस बाहर का मीडियम और इस बाहर का मीडियम अपने मन से सेम लेंगे, एयर, और अगर मीडियम सेम है तो ये लाइट और ये लाइट रे आपस में पैरेलल होगी, और फर्स्ट लाइट रे और थर्ड लाइट के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा? लाइट रे की लेटरल शिफ्ट। हमें जानना है कि लेटरल शिफ्ट कितना है। और लेट्स से जब ये लाइट रे यहाँ से एयर से ग्लास में गई
तो मान लो कि ये जो एंगल है वो एंगल जो है वो आर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो यहाँ का एंगल आई और यहाँ का एंगल जो है वो क्या है, आर। तो लेट्स से कि यहाँ पे आई दिया है, आर दिया है और टी दिया है। आई गिवन हो, आर गिवन हो, टी गिवन हो, तो हमें लेटरल शिफ्ट निकालना हो। मान लो म्यू नहीं, सीधे आई, आर और टी दिया है, हमें पूछा है कि लेटरल शिफ्ट कितना होगा। जल्दी निकालो, सोचो बताओ लेटरल शिफ्ट कितना होगा, फटाफट निकालो। क्या होगा लेटरल शिफ्ट? वैसे मैं बता दूं, सॉल्व करने पे जो लेटरल शिफ्ट आएगा उसकी वैल्यू टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर आएगा। अगर आपका आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो वीडियो को रोक के ट्राई करो, चेक करो आ रहा है कि नहीं आंसर आएगा। ठीक है, चलो मैं ट्राई करता हूं। इस पॉइंट को ए कहा, इसको मैंने बी कहा, इसको मैंने सी कहा, और ये लेटरल, यही तो क्या है लेटरल शिफ्ट, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इस पॉइंट को मैंने डी कहा, तो सी डी है, वही तो लेटरल शिफ्ट, हमें सी डी निकालना है। पहले बात करेंगे ट्रायंगल एबीसी की। तो ट्रायंगल एबीसी में अगर तुम कॉस आर को देखो तो कॉस आर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इस ट्रायंगल में कॉस आर बेस कितना ए बी, ए बी कितना है टी, और हाइपोटेन्यूज कितना ए सी। तो कॉस आर क्या हो गया, टी अपॉन ए सी, कॉस आर टी अपॉन ए सी। तो ए सी जो हो गया वो टी अपॉन कॉस आर हो गया। अच्छा, तुम्हें पता है कि अगर ये एंगल अगर आई है, इसी को ऐसे सीधे ले आ रहे हैं, ये लाइट है, अगर ये एंगल आई, ये एंगल आर, जवाब दो ये एंगल कितना होगा, फटाफट बताओ क्या होगा ये एंगल। बिल्कुल सही, तो ये एंगल कितना होगा, आई माइनस आर। अगर ये आई है, ये आर है, तो एंगल क्या होगा, आई माइनस आर। अब इस ट्रायंगल की बात करें, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो साइन आई माइनस आर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन आई माइनस आर क्या होगा, सी डी अपॉन साइन आई माइनस आर इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन ए सी होगा। तो सी डी इक्वल्स टू कितना हो गया, ए सी इंटू साइन आई माइनस आर। सी डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी डी इक्वल्स टू ए सी इंटू साइन माइनस आर, और ए सी यहाँ से ए सी की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ से ए सी निकालो, कितना आएगा ए सी, ए सी की वैल्यू क्या आएगी, टी अपॉन कॉस आर। ये हो गया, और सी डी ही तो क्या है, लेटरल शिफ्ट, सी डी ही तो लेटरल शिफ्ट है। इस तरह से लेटरल शिफ्ट की वैल्यू आ गई टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर। लेट्स से क्वेश्चन में आई दिया है, म्यू दिया है, टी दिया है, आर नहीं दिया, आर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, स्नेल्स लॉ लगा के क्या निकल जाएगा, आर। म्यू दिया है, स्नेल्स लॉ से आर आ गया, तो इस तरह से हमारी ये लेटरल शिफ्ट निकल जाएगी। ठीक है, ठीक। अच्छा, कई बार पूछता है कि ये इस लाइट को स्लैब को पास करने में कितना टाइम लगा, ये लाइट यहाँ लाइट को ए से सी तक जाने में टाइम कितना लगा, लाइट को स्लैब से पास करने में टाइम कितना लगा। तो टाइम क्या होगा, टाइम कितना होगा, ऐसे ही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये बिल्कुल गलत है, दो गलती है। पहली बात कि डिस्टेंस टी नहीं, पहली बात कि लाइट का डिस्टेंस टी नहीं, और दूसरा लाइट की स्पीड सी नहीं, ना टी ना सी। पहली बात कि जो डिस्टेंस है वो टी ना होके डिस्टेंस कितना है, ए सी है, और ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू क्या है, टी सेक आर। तो डिस्टेंस जो होगा वो टी सेक आर होगा। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना है, टी सेक आर, और स्पीड, लाइट की स्पीड कितनी है, वी। लाइट की स्पीड वहाँ पे कितनी है, वी। और आपको पता है अगर इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है तो म्यू इक्वल टू कितना होता है, सी बाई वी, और म्यू इक्वल टू सी बाई वी, तो वी इक्वल टू जो होगा वो कितना हो जाएगा, सी अपॉन म्यू, वी इक्वल टू सी अपॉन म्यू ऑब्वियसली। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो हमें ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड लिखनी पड़ेगी, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड जो होगा वो सी अपॉन म्यू होगा। बिल्कुल ये होगा टाइम। ठीक है, ठीक। तो ये था हमारा लेटरल शिफ्ट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम लोग किसकी, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। क्या होता है ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, ये देखते हैं क्या होता है। सर्कल ऑफ विजन, सर्कल ऑफ विजन कहें, सर्कल ऑफ विजन कहें या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस कहें, बात एक ही है। देखते हैं क्या है ये। पहले यहां देखो, यहां देखें, लेट्स से ये सरफेस है, ये कोई सरफेस, और ये ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस और ये ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से लाइटें निकली और इस पॉइंट पी पे गिरी,
इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकली, पॉइंट पी पे गिरी, पॉइंट पी पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0। जैसे जैसे पॉइंट पी से दूर जाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता गया। ऑब्वियसली यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ हुआ, पास किया, तो पी से दूर जाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मौका आएगा जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते बढ़ते क्रिटिकल एंगल के क्या होगा? बराबर। क्या इस लाइट रे का रिफ्रैक्शन होगा? क्या इस लाइट रे का रिफ्रैक्शन होगा? मान लो लाइट रे ऑब्जेक्ट, नीचे वाटर है और ये एयर है, ठीक है ना, मैं एयर ले रहा हूँ, ठीक। ऑब्जेक्ट डेंसर में है, ये रेरर है, डेंसर से रेरर, यहाँ एंगल 0, जितना दूर जाएंगे एंगल बढ़ेगा, यहाँ पे आते आते एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हुआ। क्या ये लाइट रिफ्रैक्शन होगा? बिल्कुल रिफ्रैक्शन होगा। क्या लाइट रे, क्या यहाँ पे कुछ लाइट रे एयर में जाएगी? बिल्कुल एयर में जाएगी, हाँ एयर में जाएगी। वो भी कितने एंगल पे जाएगी? 90 डिग्री पे लाइट रे एयर में जाएगी, बिल्कुल रिफ्रैक्शन होगा। 90 डिग्री पे लाइट रे एयर में गई, ठीक। अब देखो इस पॉइंट को मैंने इसको मैंने m बोल दिया, तो P पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0। ऐसे हम लोग P से दूर जाते हैं, P से दूर जाते जाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा। यहाँ पर क्रिटिकल एंगल बराबर हुआ, तो यहाँ पे एंगल क्या हो? क्रिटिकल एंगल से कम, क्रिटिकल एंगल से कम तो रिफ्रैक्शन होगा, क्रिटिकल एंगल से कम तो रिफ्रैक्शन होगा, लाइट रे पास करेगी। लेकिन अगर कोई लाइट रे यहाँ पे गिरती है, अगर कोई लाइट रे यहाँ पे गिरी, क्या इस लाइट रे का रिफ्रैक्शन होगा? क्या लाइट रे दूसरे मीडियम में पास करेगी? नहीं। ऑब्वियसली यहाँ पर एंगल क्या हो? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तो इस लाइट रे का यहाँ पे क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये लाइट रे यहाँ से पास नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी, ठीक। लेट्स से जैसे मान लो कि P से M की डिस्टेंस 2 मीटर है, 2 मीटर है। P से M की डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। जैसे मैं 2 मीटर राइट गया, वैसे अगर मैं 2 मीटर लेफ्ट जाऊं और लेफ्ट में मैंने एक पॉइंट N लिया, N पे जो लाइट रे गिरेगी, N पर जो लाइट रे गिरेगी, उस लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? अगर ये 2 मीटर था, अगर ये 2 मीटर है तो ऑब्वियसली जैसे 2 मीटर राइट है वैसे ही 2 मीटर अगर लेफ्ट है, यहां पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल, तो यहां भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कितना होगा? क्रिटिकल एंगल। करो बंद। हाँ, तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? क्रिटिकल एंगल। ऑब्वियसली तो ये पास करेगी, तो ये भी क्रिटिकल एंगल से कम होगा, ये पास करेगा, और यहां पे जो लाइटें गिरेगी वो क्रिटिकल एंगल ज्यादा, यहां पे क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे मैं 2 मीटर राइट गया वैसे 2 मीटर लेफ्ट गया, ऐसे ही सरफेस है, सरफेस अगर मैं ऐसे यहां पे 2 मीटर सामने जाऊं तो यहां भी क्या होगा? क्रिटिकल एंगल के इक्वल। 2 मीटर सामने यहां पे जो लाइटें गिरेगी वो क्या होगा? क्रिटिकल एंगल के इक्वल। ऐसे मैं इस पॉइंट P के पीछे जाऊं 2 मीटर पीछे, वहां पे जो लाइटें गिरेगी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो? क्रिटिकल एंगल के ऊपर। तो तुम बताओ इस सरफेस पे, इस सरफेस पे वो सारे पॉइंट्स को मिला दूं, इस सरफेस पे उन सारे पॉइंट्स को मिला दूं जहां जहां एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो, तो मिलाने पे जो फिगर बनेगा वो फिगर देखने में कैसा होगा? बताओ कैसा होगा फिगर? जल्दी जवाब दो, कैसा होगा वो फिगर? उन सारे पॉइंट्स को मिला दो सरफेस पे जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो उनको मिलाने के बाद जो फिगर बनेगा वो फिगर कैसा बनेगा? बिल्कुल सही सोचा आपने, वो फिगर क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। सरफेस पे जो फिगर बनेगा वो क्या होगा? सर्कल। इस सर्कल की बाउंड्री पे जो लाइटें गिरेगी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? क्रिटिकल एंगल के बराबर। इस सर्कल के अंदर जो लाइटें गिरेगी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होगा, तो उस लाइट रे का रिफ्रैक्शन होगा। लाइट रे वाटर से एयर में जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन वो लाइट रे जो सर्कल के बियॉन्ड गिरेंगी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, उसका क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये लाइट रे बाहर नहीं पहुंचेंगी। तो बताओ अगर तुम्हारी आंखें यहां पे हो, तो क्या ये आंख इस ऑब्जेक्ट को देख पाएगी? क्या ये आंख इस ऑब्जेक्ट को, ये आई क्या इस ऑब्जेक्ट को देख पाएगी? यस या नो? जवाब दो, बोलो। क्या ये आई इस ऑब्जेक्ट को देख पाएगी? तुम्हें लग रहा है कि नहीं देख पाएगी, यहां से क्या हो गया? TIR, नहीं देख पाएगी। बिल्कुल सही बात है, इस लाइट रे की हेल्प से ये आंख इसको नहीं देख पाएगी, इस ऑब्जेक्ट को। लेकिन तुम खुद देखो, जो क्रिटिकल एंगल के इक्वल है वो लाइट रे अगर 90 डिग्री पे गई तो वो लाइट रे जो यहां पे कहीं गिरेगी,
कोई ना कोई लाइट रे ऐसे बेंड होके आंखों में घुस जाएगी। तुम देख सकते हो ये लाइट रे इसके आंखों के ऊपर से गुजरी, ये लाइट रे इसके आंखों के नीचे से गुजरी, तो कोई ना कोई लाइट डेफिनेटली इसके आंखों से पास कर रही होगी। तो ऑब्जेक्ट से लाइट निकलकर आंखों पे गिर गई। हमें कोई चीज तभी दिखाई देती है जब उस चीज से लाइट निकलकर हमारे आंखों पे पहुंचे। ऑब्जेक्ट से लाइट निकलकर आंखों पे पहुंच गई, इसका मतलब इस आंख ने इस ऑब्जेक्ट को देख लिया। इसका मतलब ये कंफर्म होता है कि हम लोग बाहर कहीं भी हों, हम लोग बाहर कहीं भी हों, यहाँ हों, यहाँ हों, बाहर हम लोग कहीं भी हों, कहीं भी हों, हम लोग हमेशा कहीं बाहर कहीं भी हों, हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। वो अलग बात है उसी लाइट रे की हेल्प से देख पाएंगे जो इस सर्कल के अंदर से गिरी, उन्हीं से हम लोग देख पाएंगे, इन बाकी किसी लाइट से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अच्छा अब बताओ, लेट्स से ये फिश है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो कोई फिश है, ये फिश, तो हम सभी लोग इस फिश को देख पा रहे हैं। क्या फिश हमें देख पा रही है? क्या फिश हम सभी लोगों को देख पा रही है? बिल्कुल, रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ। ठीक है, यहां से, हाँ यहां मालूम मैं यहां पे हूं, मैं यहां पे हूं, तो मेरे से लाइटें निकली, फिश की आंखों में चली गई। तुम यहां पे हो, तुम मान लो यहां पे हो, तो तुमसे लाइटें निकली, फिश की आंखों में चली गई। कोई और यहां पे है, यहां से लाइटें निकली, फिश की आंखों में पहुंच चली गई, तो यहां से लाइटें निकली, फिश की आंखों में पहुंच गई। तो बाहर हम लोग कहीं भी हों, बाहर हम लोग कहीं भी हों, हाँ, तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ से हम लोग बाहर कहीं भी हों, कहीं भी हों, ये फिश हम लोगों को देख पाएगी। तो हमने अभी तक क्या देखा? हम सभी लोग इस फिश को देख पा रहे हैं, और रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ से फिश हम सबको देख पा रही, लेकिन दोनों जो एक दूसरे को देख पा रहे हैं वो उसी लाइट से देख पा रहे हैं जो इस सर्कल के अंदर से गिरी। ठीक है, इसलिए इस सर्कल को हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस भी कहते हैं और सर्कल ऑफ विजन भी कहते हैं। ये वही डायग्राम जो भी मैंने डायग्राम ऊपर ड्रॉ किया था, ये वही है कि हम सभी लोग, ये मैं हूँ, हम सभी लोग फिश को देख पा रहे हैं और फिश हमें देख पा रही, ये सर्कल है, और यही सर्कल को हम सर्कल ऑफ विजन कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ढक दूं, इसको हम लोग ढक दें नॉन ट्रांसपेरेंट से, ऑपेक से, तो हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं देख पाएगा। ठीक है, ये वही चीज जो मैंने बोला, ये सब कुछ वही फिल करना है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस सर्कल की रेडियस निकालते हैं कि क्या होगी इस सर्कल की रेडियस। अगर ये गहराई दी हुई तो रेडियस क्या होगी? यहाँ पर देखो, ये वही फिगर है, ये वही सर्कल है, ये वही सर्कल, हमें इस सर्कल की ये रेडियस निकालने की, रेडियस कितना है। ठीक है, अगर सरफेस से ऑब्जेक्ट की गहराई दे रखी h, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है? म्यू, और ये एरर है, मान लो ये एयर दे रखा है, ये एयर है, ये म्यू है। ठीक है, गहराई दे रखी h, म्यू दिया है, आपको r निकालना है। जल्दी से r निकाल दो, क्या रहा r, इसका रेडियस निकालो। ठीक है, चलो अब मैं करता हूँ। ऑब्वियसली सर्कल की बाउंड्री पे जो लाइट रे गिरेगी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? क्रिटिकल एंगल के इक्वल। तभी तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो यहाँ पर कितना होगा? 90 डिग्री। तभी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 90 डिग्री। अगर ये क्रिटिकल एंगल, तो ये एंगल भी क्या होगा? क्रिटिकल एंगल। ये एंगल भी क्या होगा? क्रिटिकल एंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए, इसको देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल को, तो tan थीटा सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से tan थीटा सी इक्वल्स टू r अपॉन h हो गया। एकदम क्लियर दिख रहा कि tan थीटा सी इक्वल्स टू r अपॉन h, तो r इक्वल्स टू कितना हो गया? h tan थीटा सी, r इक्वल्स टू h tan थीटा सी हो गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में से हमने r निकाल लिया h tan थीटा सी, एक आंसर। अगर h दिया हो, क्रिटिकल एंगल दिया हो, तो ये आंसर आ गया। या फिर अगर म्यू दिया हो तो हमें पता है कि साइन थीटा सी क्या होता है? रेरर अपॉन डेंसर। साइन थीटा सी रेरर अपॉन डेंसर ये होता है। साइन थीटा पता है, इसकी हेल्प से हम tan थीटा सी निकाल लेंगे। क्या होगा tan थीटा सी? अरे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस की वैल्यू क्या होगी? म्यू स्क्वायर माइनस 1। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या होगा? अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो r इक्वल्स टू कितना हो गया? h tan थीटा सी, और वो हो गया रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द आंसर। h दिया है, म्यू दिया है, r निकल जाएगा। ठीक, बताओ अगर इस ऑब्जेक्ट की डेप्थ में डबल कर दूं, अगर मैं h डबल कर दूं तो रेडियस क्या होगा? डबल होगा
क्या होगा? हमने डेप्थ डबल की है, म्यू में तो कोई चेंज किया नहीं, तो अगर एच डबल है तो इससे दिख रहा है कि आर भी क्या हो जाएगा? डबल, आर भी डबल होगा। ठीक है, तुम यहाँ पे देखो इस सर्कल को, ये सर्कल सरफेस पे है, सरफेस पे इसको, इस सर्कल को मैंने ओ से मिला दिया तो एक कोन बन गया। कौन सा बन रहा है? कोन। उस कोन का ये एंगल कहलाता है वर्टेक्स एंगल, ये पूरा एंगल कहलाता है वर्टेक्स एंगल। तो इस कोन का जो वर्टेक्स एंगल है उसकी वैल्यू कितनी है? इस कोन का जो वर्टेक्स एंगल है इसकी वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? 2 थीटा सी, 2 थीटा सी। और थीटा सी कहलाता है सेमी वर्टेक्स एंगल और 2 थीटा सी कहलाएगा वर्टेक्स एंगल। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है सर्कल ऑफ विजन। इसको आप लोग लिख सकते हैं प्रॉपरली। यहाँ पे देखो, एन ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम, एन ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम कैन सी द ऑब्जेक्ट या फिश ओ इन डेंसर मीडियम। एक सेकंड, हाँ, ओनली थ्रू दिस सर्कल। ये वही कह रहा है कि इसको इस सर्कल से ही देखा जा सकता है। और अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट, मतलब ये वही कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को इस सर्कल की हेल्प से देख पा रहे हैं थ्रू दिस सर्कल। दोनों एक दूसरे को इस सर्कल की हेल्प से ही देख पा रहे हैं। और ये जो कोन बन रहा है, इस कोन का जो, ये वही बात कर रहा है, जो कोन बन रहा है इस कोन का जो वर्टेक्स एंगल है वो कितना है? 2 थीटा सी। इस कोन का वर्टेक्स एंगल 2 थीटा सी है। और अगर इसको हम लोग इस सर्कल को ढक देंगे, ऑपेक मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट से ढक देंगे, तो कोई भी एक दूसरे को देख नहीं पाएगा। हम लोग फिश को नहीं देख पाएंगे और फिश हम लोगों को नहीं देख पाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्या? सर्कल ऑफ विजन। ठीक है, आगे बढ़ें। अब हम लोग बात करेंगे इमेज की। ये क्या है? इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस की बात करें, क्या है ये? देखो, पहली बात देखते हैं इमेज क्या होता है। से मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, लेकिन दिखाई यहाँ दे रहा है यहाँ, दिखाई यहाँ दे रहा है, तो ये कहलाएगी इस ऑब्जेक्ट की इमेज। तो ये होता है इमेज। आपने ध्यान भी दिया होगा कि अगर मान लो कोई बकेट है, कोई बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई चीज रखी हुई हो और इसको अगर हम ऊपर से देखें, पानी में कोई भी चीज, पानी में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, कोई भी चीज रखी हुई हो, अगर उसको हम ऊपर से देखें तो हमें वो ऑब्जेक्ट वहां ही दिखता है कि पास दिखता है या दूर दिखता है? बताओ क्या, कैसा दिखता है? वाटर में एक ऑब्जेक्ट है, इसको बाहर से देख रहे हैं तो हमें एक ऑब्जेक्ट कहां दिखता है? पास या दूर? बिल्कुल पास। होता यहां है लेकिन दिखता यहां पे है यहां, दिखाई यहां दे रहा, तो ऑब्वियसली ये कहलाएगी उसकी इमेज, ये उसकी इमेज कहलाएगी। तो वही हम लोग पढ़ने आ रहे, क्या? इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। ठीक है, तो सरफेस पे जो पॉइंट है उसको मैंने पी कह दिया, सरफेस पे जो पॉइंट है मैंने उसको पी कह दिया। अच्छा, इस एग्जांपल वाटर और एयर, ये नीचे क्या है? वाटर। ऑब्जेक्ट किस में है? वाटर में। आंखें किस में है? एयर में। इस एग्जांपल में तो इमेज पास आ रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि इमेज पास आए, ऐसे भी एग्जांपल बन सकते हैं जहां पे इमेज ऑब्जेक्ट से दूर जाए, इमेज ऑब्जेक्ट से दूर जाए। ठीक है, तो दूर भी आ सकती है, पास भी आ सकती है। उसका फॉर्मूला जो है वो ये है, IP इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 इंटू OP। ये हमारा फॉर्मूला है, IP इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 इंटू OP। OP क्या है? सरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी। IP क्या है? सरफेस से इमेज की दूरी। μ1 क्या है? μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसके अंदर इंसिडेंट रे होंगी, μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसके अंदर क्या होगी? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो IP इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 इंटू OP होगा। ठीक, और इस फॉर्मूले से तुम देख सकते हो कि IP OP से कम भी हो सकता है, IP OP से ज्यादा भी हो सकता है। अगर μ2 μ1 से ज्यादा है तो IP OP से ज्यादा होगा, μ2 μ1 से कम है तो IP OP से कम होगा। तो IP की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब व्यू कैसा हो, व्यू जो हो वो कैसा व्यू हो? नॉर्मल व्यू हो, तब हमारा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अभी नॉर्मल व्यू क्या होता है? क्या होता है नॉर्मल व्यू? तो वो देखने जा रहे हैं कि नॉर्मल व्यू क्या होता है। मान लो ये सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है,
और आंख ये ऑब्जेक्ट है, और ये वो नॉर्मल है, ये तो सरफेस हो गया, ये वो नॉर्मल है जो ऑब्जेक्ट से गुजर रहा, ऐसा नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट से गुजर रहा। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से, तो ये कहलाएगा साइड व्यू, साइड व्यू कहलाएगा। और इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां से देख रहा हूं, तब जो व्यू होगा वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल व्यू। और ये फॉर्मूला इसके लिए नहीं है, ये फॉर्मूला इसके लिए है जो व्यू कैसा हो, नॉर्मल। मतलब आंख आई उस नॉर्मल पे हो जो कहां से गुजर रहा हो, ऑब्जेक्ट से, तो व्यू क्या होगा, नॉर्मल। तो ये फॉर्मूला नॉर्मल व्यू के लिए है। अच्छा ये बताओ, इस ऑब्जेक्ट से लाइटें निकली और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, क्या ये लाइट रे इस आंखों पे पहुंच पाई क्या? बिल्कुल नहीं पहुंच पाई, दूर चलेगी। लेकिन मैंने एक ऐसी लाइट रे ली जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, क्या वो लाइट रे आंखों पे पहुंच पाई? बिल्कुल। तो ऐसी लाइट रे जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 डिग्री है वो पहुंच पाया, 0 डिग्री वाला पहुंच पाया, 1 डिग्री वाला पहुंच पाया, 3 डिग्री वाला पहुंच पाया, 4 डिग्री वाला पहुंच पाया। तो अगर व्यू नॉर्मल है तो वही लाइट रे आंखों में घुस पाएगी जिस लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा होगा, स्मॉल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, मतलब 9 डिग्री से क्या होगा, कम। ऐसी लाइट रे आंखों पे पहुंच पाएंगी। तो नॉर्मल व्यू होने का मतलब ही होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा होगा, स्मॉल। इन नॉर्मल व्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल, ठीक है, ये होगा। अच्छा एक और पॉइंट है, अगर रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस से हो रहा है, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट सरफेस के नीचे है तो इमेज भी सरफेस के नीचे होगा। अगर ऑब्जेक्ट सरफेस के नीचे है तो इमेज भी सरफेस के नीचे होगा। हाँ, सरफेस के नीचे यहां भी हो सकता है और सरफेस के नीचे क्या पता यहां भी हो सकता है। इमेज पास भी बन सकती है, दूर भी बन सकती है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज भी क्या होगा, नीचे। ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं कि ऑब्जेक्ट नीचे हो और इमेज ऊपर बन जाए, ये पॉसिबल, ये चीज पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज क्या होगा, नीचे। अगर ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर है तो इमेज भी सरफेस के ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट नीचे तो इमेज भी क्या होगा, नीचे। मतलब दोनों सेम साइड होंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों हमेशा सरफेस के सेम साइड होंगे, या दोनों सरफेस के नीचे होंगे, या दोनों सरफेस के ऊपर होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इमेज दूर बनेगी, इमेज दूर ही बन सकती है और इमेज पास भी बन सकती है, लेकिन सरफेस के सेम साइड होंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस इज इन सेम साइड, इज इन सेम साइड ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर ही क्या होगी, इमेज, ठीक। ये देखा हमने। ये रहा फॉर्मूला, इसमें ये सब नोट कर लेंगे आप लोग। अभी ये मैं बाद में फिल कराऊंगा, यहाँ पे क्या लिखना है उसको देखते हैं बाद में, पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ये वही है, μ1 क्या है, इंसिडेंट रेज जिसके अंदर है वो μ1 होगा, जिसके अंदर रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो μ2 होगा, IP इमेज डिस्टेंस, OP ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है। ये ऑब्जेक्ट है, वाटर में है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3। ये सरफेस दो मीडियम को अलग कर रहा, नीचे क्या है, वाटर, ऊपर क्या है, ग्लास। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। आंखें ग्लास में है, ऑब्जेक्ट वाटर में है। इस ऑब्जेक्ट से लाइटें निकलेगी, लाइटें कहाँ से कहाँ जाएगी, वाटर से ग्लास। इस ऑब्जेक्ट से लाइटें निकल कर वाटर से ग्लास जाएगी, तो पूछा है कि इमेज का डिस्टेंस कितना होगा। जल्दी बताओ क्या होगा इमेज डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होगा, IP इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 इंटू OP। लाइट रे यहाँ से निकल के यहाँ जाएंगी, तो जहाँ पे इंसिडेंट रे है वो μ1 हुआ, तो μ1 जो हुआ वो कितना हुआ, 4/3। और जहाँ रिफ्रैक्टेड रे है वो μ2 हुआ, और μ2 कितना हुआ, 3/2। सरफेस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 16 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लिया तो इस तरह से इमेज जो डिस्टेंस आया वो कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस सॉल्व करने पर 18 सेंटीमीटर आ गया। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो 16 पे है
तो जो इमेज होगा वो कहाँ पे होगा, 18 सेंटीमीटर पे इमेज होगा। तुम देख लो इस एग्जांपल में इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से दूर बनी, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं, ठीक। इनमें से एक मीडियम क्या है, वाटर, और एक मीडियम क्या है, ग्लास। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दो केस, केस 1 और केस 2। केस 1 में भी दो मीडियम होगा, उन दो मीडियम में से एक मीडियम क्या होगा, एयर। ऐसे ही हम लोग केस 2 पढ़ेंगे। ये तो केस 1 है, पहले केस 1, उसके बाद केस 2 पढ़ेंगे। तुम देख रहे हैं केस 2। केस 2 में भी दो मीडियम है, उन दो मीडियम में से एक मीडियम क्या होगा, एयर। एक मीडियम क्या है, एयर, और एक मीडियम क्या है, म्यू। बस फर्क ये है कि केस 1 में, मतलब केस 1 में भी एक मीडियम एयर है, और केस 2 में भी दो मीडियम में से एक मीडियम क्या है, एयर। बस केस 1 में लाइट रे कहां से कहां जा रही है, म्यू से एयर, और केस 2 में जो लाइट रे जाएगी वो कहां से कहां जाएगी, एयर से म्यू। तो पहले हम लोग केस 1 की बात कर लेते हैं। केस 1, यहां पर देखें आप, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल रही, यहां म्यू, और ये बाहर का मीडियम एयर है। ये यहां पे दिखा भी है, चलो एयर लिखा भी हुआ है। इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकली, ऑब्वियसली इस म्यू और एयर में, ये म्यू क्या कहलाएगा, डेंसर मीडियम, और एयर क्या कहलाएगा, रेरर मीडियम। ये लाइट रे यहां से निकली और म्यू से एयर में गई, ये लाइट रे म्यू से एयर में गई, डेंसर से रेरर गई, तो लाइट रे कहां जाएगी, नॉर्मल से दूर। लाइट रे नॉर्मल से दूर गई। अब हमारी आंखों पे अगर ये लाइट रे गिरेगी तो हमें क्या लगेगा कि लाइट रे कहां से आ रही है, क्या हमें लाइट रे ओ से आती हुई दिखाई देगी। अगर हमारे आंखों पे लाइट रे गिरे तो क्या हमें लाइट रे ओ से आती हुई दिखाई देगी, नहीं। हमें तो लगेगा, इस आंख को तो लगेगा कि लाइट रे ओ से नहीं, इसको लगेगा कि लाइट रे, ये लाइट रे ओ से नहीं, इस पॉइंट से आ रही। तो इसका मतलब इस आंख को ऑब्जेक्ट यहां नहीं, इस आंख को ऑब्जेक्ट दिखेगा लेकिन यहां नहीं, यहां दिखाई दिखेगा, है यहां पे, दिखाई यहां दे रहा, तो ये कहलाएगी उसकी इमेज। ये उसकी इमेज हुई, ये उसकी इमेज हुई, ठीक। तो यहां पे देखो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के नजदीक आई, ठीक। तो यहां बताओ म्यू1 में क्या लिखूं, म्यू1 म्यू लिखूं कि एयर लिखूं। जहां इंसिडेंट रे होती है वो म्यू1 होता है, और जहां रिफ्रैक्टेड रे होती है वो म्यू2 होता है। तो रिफ्रैक्टेड रे एयर में, तो म्यू2 क्या हो गया, एयर। फार्मूला क्या बताओ, आईपी बताओ क्या लिखूं। अगर ओपी दिया है तो आईपी क्या लिखूं, आईपी क्या था, म्यू2 अपॉन म्यू1 इंटू ओपी। तो ये बन गया फार्मूला, आईपी इक्वल टू क्या बन गया, 1 अपॉन म्यू इंटू ओपी। म्यू हमेशा एक से ज़्यादा होता है, तो अगर ओपी को म्यू से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली दूरी घटेगी, और दूरी घटेगी मतलब आईपी क्या होगा, ओपी से कम। और फिगर में भी दिख रहा है कि आईपी ओपी से कम, इमेज जो आई वो पास आई। ऑब्वियसली फार्मूला जो है वो किसके लिए होगा, फॉर नॉर्मल व्यू के लिए होगा, क्योंकि इसको निकालने के लिए, इस आंसर को निकालने के लिए हमने इस फार्मूले का यूज किया, और ये फार्मूला तभी था जब व्यू क्या था, नॉर्मल। तो ऑब्वियसली ये भी नॉर्मल व्यू के लिए ही एप्लीकेबल होगा। लेकिन तुम कहोगे अरे यहाँ तो एंगल तो आप बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। देखो भाई, फिगर ड्रॉ करना है तो फिगर ड्रॉ करने के लिए मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा, जबकि एक्चुअल में लाइट रे आंखों में घुस रही है। देखने में तो लग रहा है कि एंगल क्या है ज़्यादा, लेकिन एक्चुअल में एंगल सिर्फ 3 डिग्री है। अगर ये 3 डिग्री है तो इसका मतलब ये पॉइंट M, फिगर में तो मैंने बहुत दूर दिखाया है, लेकिन अगर ये 3 डिग्री है इसका मतलब ये पॉइंट P के बहुत नज़दीक है, और अगर ये पॉइंट P के बहुत नज़दीक है तो डेफिनेटली ये लाइट रे इस आंखों में घुस रही होगी। तो यहाँ पर मैंने एंगल को बहुत बड़ा करके दिखा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में एंगल बहुत छोटा है, और इतना छोटा है कि M P के बहुत नज़दीक है, इतना छोटा है कि लाइट रे इस आंखों में घुस रही, तो व्यू नॉर्मल ही है, ठीक है। अच्छा अब देखो ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इमेज भी दो तरह की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट दिखाते हैं और रिफ्रैक्टेड रे से इमेज को दिखाते हैं। इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं, तुम देख लो, इंसिडेंट रे से हम लोग ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं और रिफ्रैक्टेड रे से हम लोग इमेज को दिखाते हैं। अगर लाइट रे सचमुच में, अगर इंसिडेंट रे सचमुच में ओ से गुजर रही है तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल। और अगर इंसिडेंट रे सचमुच में ओ से नहीं गुजर रही तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वर्चुअल। सिमिलरली
रिफ्रैक्टेड रे अगर रियल में सचमुच में इमेज से गुजर रही तो इमेज क्या होगी, रियल। लेकिन रिफ्रैक्टेड रे अगर इमेज से गुजर नहीं रही तो क्या होगा, वर्चुअल। मतलब सिंपल सी बात है, अगर लाइट रे सचमुच में उस पॉइंट से गुजरेंगी तो पॉइंट रियल होगा, अगर उस पॉइंट से नहीं गुजर रही होंगी तो पॉइंट क्या होगा, वर्चुअल। रुक जाओ, अभी आगे दिखाऊंगा, क्लियर होगा तुम लोग को। जैसे यहाँ बताओ, इस फिगर में क्या लाइट रे रियल में ओ से निकल रही, सचमुच में ओ से निकल रही, बिल्कुल। तो इस फिगर में जो ऑब्जेक्ट है एकदम क्लियर है कि इस फिगर में जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट। इस फिगर का ऑब्जेक्ट रियल है। अच्छा, क्या इमेज रियल में, सॉरी, क्या लाइट रियल में आई से गुजर रही, क्या ये लाइट रियल में आई से गुजर रही, क्या नहीं गुजर रही। तो यहाँ पे जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल। तो इस फिगर में ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है और इमेज कैसा है, वर्चुअल। ठीक, अब यहाँ पे देखें, इन लाइट रेज को देखो, इन लाइट रेज को देखो, यहाँ भी लाइट रे म्यू से एयर जा रही, ये इंसिडेंट रेज है। अगर ये सरफेस ना होता, ये इंसिडेंट रेज है, अगर ये सरफेस ना होता तो लाइट रे इस पॉइंट पे जाके मिलती, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा, क्योंकि ये इंसिडेंट रेज है। अभी मैंने बताया कि इंसिडेंट रेज से ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं, इंसिडेंट रेज से हम लोग ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं। लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही, डेंसर से रेरर जा रही, तो लाइट रे सीधे तो जाएगी नहीं, लाइट रे सीधे तो जाएगी नहीं, लाइट रे बेंड करेगी, किधर बेंड करेगी, नॉर्मल से दूर बेंड करेगी। तो लाइट रे सीधे जाने की बजाय लाइट रे नॉर्मल से दूर जाएगी, लाइट रे सीधे जाने की बजाय लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी, और लाइट रे इस पॉइंट पे जाके मिल गई। तो चूंकि ये इंसिडेंट रे था तो ये पॉइंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और ये लाइट रे कैसी है, रिफ्रैक्टेड रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ये पॉइंट क्या है, इमेज, ये इमेज है। क्या लाइट रे सचमुच में ओस पे गुजर रही है, क्या नहीं, सचमुच में ओस से नहीं गुजर रही, तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्या लाइट रे रियल में आई से गुजर रही, बिल्कुल, लाइट रे रियल में आई से गुजर रही, तो यहां पे जो इमेज है वो कैसी इमेज है, रियल इमेज है। यहां पर जो इंसिडेंट रे वाले मीडियम को म्यू1 कहते हैं, तो यहां भी म्यू1 कितना है, म्यू। रिफ्रैक्टेड रे वाले को म्यू2 कहते हैं, तो यहां भी म्यू2 कितना है, 1। IP इक्वल्स टू म्यू2 अपॉन म्यू1 इनटू ओपी। ठीक, तो बताओ इन दो फिगर में से कौन सा एग्जांपल, कौन सा फिगर म्यू से एयर का है, म्यू से एयर कौन सा है, ये की है, दोनों, ये भी म्यू से एयर, ये भी म्यू से एयर। कि ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये फॉर्मूला किसके लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, दोनों के लिए है। किस केस में इमेज पास आ रही है, किस केस में इमेज पास आ रही है, दोनों में। यहां भी इमेज पास आई, यहां भी इमेज पास आई, दोनों में इमेज पास आई, दोनों म्यू से एयर है, दोनों में हमने इमेज को निकालने के लिए म्यू से डिवाइड किया है। तो सब कुछ सेम है सिवाय एक चीज के, क्या, कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल, और इमेज कैसी है, वर्चुअल। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है और इमेज कैसी है, रियल। लेकिन फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, ओपी अपॉन म्यू, दोनों के दोनों म्यू से एयर है। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट होता है केस 1, केस 1। ठीक है, अब बात करेंगे केस 2 की। केस 1 हो गया, केस 1 क्या था, म्यू से एयर, म्यू से एयर में हमने म्यू से डिवाइड किया है, तब जाके इमेज डिस्टेंस आई है। अब बात करेंगे हम लोग केस 2 की। ये रहा हमारा केस 2। केस 2 में लाइट रे कहां से कहां जाने वाली है, एयर से म्यू। केस 2 में लाइट रे कहां से कहां जाने वाली है, एयर से म्यू, दोनों एयर से म्यू। पहले इस फिगर की बात करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकली एयर से म्यू, रेरर से डेंसर, और रेरर से डेंसर में लाइट रे सीधे नहीं जाएगी, लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। अब अगर हमारी आंखों पे, अगर आंखों पे लाइट रे पड़ रही है तो हमें क्या लगेगा, हमें तो यही लगेगा कि लाइट रे इस पॉइंट से आ रही, हमारी आंखों को तो यही लगेगा कि लाइट रे इस पॉइंट से आ रही, तो हमारी आंखों को ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ दिखाई देगा, तो ये कहलाएगी उसकी इमेज, ये उसकी इमेज हुई। और इस बार एकदम क्लियर दिख रहा है कि इमेज जो है वो दूर चली गई, इमेज की दूरी ऑब्जेक्ट की दूरी से ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखें, ये इंसिडेंट रेज है, और अगर एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये इंसिडेंट रेज और ये इंसिडेंट रेज, तो इंसिडेंट रेज से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। लाइट रे कहाँ से कहाँ, रेरर से डेंसर, रेरर से डेंसर में लाइट रे नॉर्मल की तरफ जाएगी, रेरर से डेंसर में लाइट रे नॉर्मल की तरफ जाएगी, और यहाँ पे जाके मिल गई। और तो इंसिडेंट रेज से क्या बना, ऑब्जेक्ट, और रिफ्लेक्टेड रेज से क्या बना, इमेज। तो यहाँ भी इमेज ऑब्जेक्ट से दूर गई, यहाँ भी इमेज ऑब्जेक्ट से दूर गई। दोनों के लिए बताओ क्या म्यू1 कितना है, दोनों के लिए म्यू1 में क्या लिखूं, म्यू1, जहां इंसिडेंट रे होगी वो म्यू1 होगा, इंसिडेंट रे म्यू1, इंसिडेंट रे म्यू1, तो दोनों के लिए म्यू1 की वैल्यू क्या है, म्यू1। रिफ्लेक्टेड रे म्यू2, तो दोनों के लिए रिफ्लेक्टेड रे म्यू2, म्यू2 की वैल्यू कितना है, म्यू। हमारे लिए फॉर्मूला क्या था, IP इक्वल्स टू म्यू2
अपॉन म्यू 1 इंटू ओ पी, तो आई पी इक्वल टू जो हुआ वो म्यू इंटू ओ पी हुआ। म्यू एक से ज़्यादा होता है, म्यू से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज़्यादा, तो क्लियर दिख रहा है इमेज डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से ज़्यादा है। ठीक है, ठीक, तो ये इन दोनों में से कौन एयर से म्यू है? दोनों है। ये फॉर्मूला किसके लिए है? दोनों के लिए है। किसमें इमेज दूर गई? दोनों में इमेज दूर गई। यहाँ भी इमेज दूर गई और सेकंड फिगर में भी इमेज जो है वो दूर गई, दोनों में इमेज जो है वो दूर गई है। ठीक, ये फॉर्मूला दोनों के लिए है। बस फर्क है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रियल है और इमेज क्या है? वर्चुअल, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्चुअल है और इमेज क्या है? रियल। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब अगर रिफ्रैक्शन, अगर प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल बनेगी। मतलब हमने ये सीखा कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनेगी, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल बनेगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल बनेगा। ये हमने सीखा। ठीक, और वो तो देखा ही कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों हमेशा सेम साइड हैं, ऑब्जेक्ट नीचे इमेज नीचे। वही बात यहाँ भी, ऑब्जेक्ट नीचे इमेज नीचे, ऑब्जेक्ट नीचे इमेज नीचे। तो चलो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड ऑफ सरफेस होंगे। और दूसरा पॉइंट, इफ ऑब्जेक्ट इज रियल देन इमेज इज वर्चुअल। ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा। एंड इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल देन इमेज इज रियल। ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज जो होगा वो क्या होगा? रियल। ठीक, ठीक है, तो सुनो यहां देखो, तो हमने देखा एक एग्जांपल, हमने म्यू से एयर का देखा, फिर केस 1 इसमें सिर्फ एयर से म्यू का देखा। हमने देखा कि किसी एक का आंसर में हमने म्यू से डिवाइड किया है और किसी एक में हमने म्यू से मल्टीप्लाई किया है। लेट्स से हम लोग को याद नहीं आ रहा कि किसमें, मान लो तुम भूल गए, तुमको इतना याद है कि इनमें से कोई एक तो होगा, लेकिन तुम भूल गए कि इसका इसमें डिवाइड करें कि मल्टीप्लाई करें, तुम भूल गए हो। तुम्हें इतना पता है कि डिवाइड करेंगे दूरी कम होगी और मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेज दूर, डिवाइड करेंगे तो इमेज पास आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेज दूर जाएगी। लेकिन तुम भूल चुके हो कि इसका आंसर ये है, कि इसका आंसर ये है, तुम भूल चुके। इतना याद है कि इनमें से कोई एक है, कौन सा वो याद नहीं आ रहा। तो उसका जानने का एक बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, तुम्हें जल्दी जानना है तो तुम क्या करना, बकेट लेके आना, बाल्टी लेके आना, पानी भर देना। अब बकेट में तुमने पानी भर दिया, बाल्टी भर दिया। अब मान लो इस फिंगर को तुम पानी में लेके जाओ, आंखें तुम्हारी एयर बाहर में है, फिंगर पानी में है, तो बताओ ये एग्जाम्पल किसका होगा? वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू और तुम्हारी आंखें एयर में है। बताओ एग्जाम्पल किसका होगा? म्यू से एयर का कि एयर से म्यू का? म्यू से एयर का कि एयर से म्यू का? अरे बेवकूफ, एयर से म्यू का कैसे हो जाएगा? एयर से म्यू होने का मतलब कि आंखों से लाइट निकलकर फिंगर में घुस गई, इसका मतलब फिंगर ने आंखों को देख लिया। अच्छा, फिंगर आंखों को देखेगा? बेवकूफ, नहीं। म्यू से एयर है, कैसे? फिंगर से लाइट निकलेगी और आंखों में घुसेगी, तब जाके आंख ये फिंगर को देख पाएगा। तो फिंगर वाटर में है, वहां से लाइट निकलकर एयर में गई, आंखों में गई। तो एग्जांपल किसका हुआ? लाइट रे कहां से कहां गई? फिंगर से आंख, मतलब म्यू से एयर, मतलब वाटर से एयर। तो कंफर्म होता है कि ये एग्जांपल म्यू से एयर का होगा। इतना तो क्लियर हो गया कि एग्जांपल म्यू से एयर का है। अब आगे बढ़ते हैं। बताओ, तुम भूल जाए सब, तुम बस इतना याद रखो, प्रैक्टिकल याद रखो। तुम बचपन से जानते हो कि अगर फिंगर पानी में हो तो पानी कहां दिखाई देता है? सॉरी, फिंगर पानी में हो तो फिंगर कहां दिखाई देता है? पास या दूर? बिल्कुल, फिंगर अगर पानी में हो तो फिंगर कहां दिखाई देता है? पास। पास दिखाई देने का मतलब कि इमेज कहां बनी? पास, मतलब दूरी घट गई, और दूरी घट गई मतलब डिवाइड हुआ होगा कि मल्टीप्लाई? डिवाइड हुआ होगा। तो ऐसे तुम समझ पाओगे कि म्यू से एयर में, ये एग्जांपल म्यू से एयर का था, फिंगर पास दिखती है मतलब इमेज कम हुई, मतलब डिवाइड हुआ होगा, मतलब आई पी इक्वल्स टू क्या हुआ होगा? ओपी अपॉन म्यू। तो म्यू से एयर में क्या हुआ? डिवाइड। इसका मतलब कंफर्म होता है कि एयर से म्यू में मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हमारा म्यू से एयर और एयर से म्यू हुआ। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ते जा रहा हूँ। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे ये। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि एक क्लास को हम लोग, एक क्वेश्चन था जिसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब टाइम नहीं बचा है।
ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सॉरी इसके लिए, जो एकदम स्टार्टिंग में टॉप पे हमने क्वेश्चन देखा था उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इस क्वेश्चन को भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना, बाय बाय।